हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में बताऊंगा, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ख़ास तौर से परिभाषा खंड के पहली परिभाषा जमानती और अजमानती अपराध के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, सीआरपीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं, थोड़ी जानकारी देते हैं। पूरा सीआरपीसी जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ, भारतीय संसद ने इसे एक्ट के रूप में, कोड के रूप में निर्माण किया और जो इनेक्टमेंट इसका 1 अप्रैल 1974 को हुआ। पूरा सीआरपीसी में 37 अध्याय और 2 अनुसूचियां हैं, जिसमें प्रथम अनुसूची के 2 खंड हैं और दूसरी अनुसूची प्रोफार्मा और फॉर्मेट के बारे में है। जैसा हमारे टोटल सीआरपीसी में जहाँ कहीं पे भी किसी फॉर्म की, समन की, नोटिस की, आदेश की कहीं पे भी उल्लेख है तो उसका प्रोफार्मा कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा होगा, प्रारूप कैसा होगा, प्रपत्र कैसा होगा, ये हमारे अनुसूची 2 में है। तो संपूर्ण सीआरपीसी के 2 खंड हैं। पहला है सेक्शंस और धाराओं का खंड, दूसरा है उसकी अनुसूची। दोनों को मिलाकर एक जाब्ता, एक जिल्द बनती है, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं। सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय हैं, जिसके कुछ महत्वपूर्ण अध्याय, जैसे अध्याय 1 परिभाषा खंड है, अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में है। इम्पॉर्टेंट अध्याय जो हमारे परीक्षाओं में, हमारे एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उनके बारे में मैं ख़ास तौर से चर्चा कर रहा हूँ। अध्याय 6 है व्यक्तियों के हाजिर होने के लिए, विवश करने के लिए आदेश का है, जैसे समन, वारंट, अटैचमेंट, कुर्की है या इत्यादि करके। इसी तरह से धारा 12 है पुलिस को इत्तला देना, उसका इन्वेस्टिगेशन, जैसे धारा 154 से शुरू होती है। इसी तरह से मजिस्ट्रेट से परिवाद करना अध्याय 15 है। आरोप के बारे में अध्याय 17 है। वारंट का विचारण, वारंट और विचारण, मजिस्ट्रेट का विचारण, संक्षिप्त विचारण, ये सब 18, 19, 20, 21 में है। इन सब के अलावा अध्याय 29 अपील से संबंधित है। अध्याय 30 निर्देश और पुनरीक्षण, रेफरेंसेस और रिवीजन से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आज मैं शुरू करने वाला हूँ, अध्याय 33 है, जो जमानत और बंद पत्र के बारे में है, सिक्योरिटी और बॉन्ड्स के बारे में है। तो जमानत और बॉन्ड कब ज़रूरत पड़ती है, ये अध्याय 33 में पूरी तरह से बताया गया है। इसके अलावा भी सीआरपीसी में जगह जगह पर जमानत के संबंध में निर्देश और आदेश या उपबंध दिए गए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जो संदिग्ध है, जिसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वह जमानत ले, उसे न्यायिक अभिरक्षा से, जेल से या पुलिस अभिरक्षा से छोड़ दिया जाए। इसी छोड़ने को, इसी कारावास के अवकाश को हम जमानत कहते हैं। कारावकाश को हिंदी में कह सकते हैं। और ये आप परिभाषा खंड में देखेंगे तो धारा 2A जमानती अपराध और अजमानती अपराध के बारे में बताती है। जमानती, जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है, कोई भी आदमी गिल्टी जब तक नहीं हो जाए, कन्विक्ट नहीं हो जाए, निर्दोष माना जाता है। ये प्रिजम्पशन है, ये कल्पना है, ये कानून की परिकल्पना है कि जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता, व्यक्ति निर्दोष कल्पित किया जाता है। डीम ऐसा परिकल्पना, उसकी प्रिजम्पशन होती है कि वो निर्दोष है। इसी वजह से कि फैसला जब आएगा तो जेल जाएगा, इससे पहले वो अनायास जेल क्यों रहे, ये सिक्योर करने के लिए ही ऐसे उपबंध बनाए गए हैं। पूरे अपराध में जितने भी अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विचारणीय हैं, उन सब में
अपराध दो तरह के बनाए गए हैं। नंबर 1 जमानती अपराध, नंबर 2 अजमानती अपराध। धारा 2A दोनों को परिभाषित करती है। एक्चुअल में परिभाषा तो नहीं करती, एक्चुअल में बताती है कि जमानती अपराध कौन से हैं और अजमानती अपराध कौन से हैं, बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं। धारा 2A कहती है कि प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड और द्वितीय खंड में जिन अपराधों को बेलेबल बताया गया है, जमानती बताया गया है, वही अपराध हमारे जमानती हैं, और जिनको अजमानती बताया गया है वो अजमानती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सेक्शन खंड ख़त्म करेंगे, जब आप धाराएँ अध्याय 37 ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको परिशिष्ट के तौर पर, अपेंडिक्स के तौर पर 2 लिस्ट मिलेगी, शेड्यूल मिलेगा। पहले शेड्यूल्स में पहला खंड है, पहला क्लास है, उसमें आईपीसी जो सामान्य अपराध संहिता है, जो भारतीय दंड संहिता है, उसमें वर्णित जो भी अपराध हैं वो खंड वाइज बताए गए हैं। एक खंड क्रम संख्या है, दूसरा अपराध के बारे में है, तीसरा वो संज्ञेय है असंज्ञेय है, बाद में मैं बताऊंगा, चौथा जमानती है अजमानती है। अगला कॉलम ये है कि वो कौन से मजिस्ट्रेट कौन से न्यायालय द्वारा विचारणी है और उसमें कितनी सज़ा है। ये सब खंड वाइज एक ग्राफ, एक चार्ट के माध्यम से, एक लिस्ट के माध्यम से शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया है। ये शेड्यूल फर्स्ट का क्लास 1 पहला खंड ये आईपीसी के संबंध में है, और दूसरे के लिए बताया गया है कि किसी अन्य विधि में आईपीसी के अलावा भी तमाम दांडिक विधियाँ हैं, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, गुंडा एक्ट है, और भी तमाम है, ऐसे तमाम एनडीपीएस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, तमाम ऐसे क्रिमिनल एक्ट हैं जिनमें सजाएं भी दी गई हैं। उन सब के बारे में शेड्यूल फर्स्ट का सेकंड खंड लागू होता है, और उसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से अपराध जमानती होंगे और कौन से अजमानती। ये भी हो सकता है कि जो भी क्रिमिनल लॉ बनाए जाते हैं उनमें अगर कोई उपबंध नहीं है तो सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड क्लास देखा जाएगा। यदि किसी एक्ट विशेष में, क्रिमिनल एक्ट में जमानत के संबंध में बता दिया गया है, उसकी संज्ञेय असंज्ञेय अपराध के बारे में बता दिया गया है, या और कोई डिस्क्रिप्शन है, तो शेड्यूल देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आईपीसी के लिए मस्ट है, उसके लिए फर्स्ट शेड्यूल का पहला खंड अनिवार्य है। अन्य आपराधिक विधियों के लिए दूसरा खंड है। यदि उनमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है, कुछ नहीं बताया गया है, तो उसके लिए सीआरपीसी के पहली अनुसूची का द्वितीय खंड लागू होगा। अब हम आते हैं, उसमें एक चार्ट है। चार्ट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अब आपको 379 चोरी देखना है। चोरी की सज़ा 3 साल है। आप शेड्यूल निकालिए, धारा उसमें लिखी हुई है, उसमें पता चल जाएगा ये जमानती है या अजमानती है। इसी तरह से शरीर के विरुद्ध अपराध 324 है, 325 है, कुछ भी ऐसा कोई भी आईपीसी में वर्णित अपराध हो उसके बारे में आप शेड्यूल देखिए, धारा देखिए, क्रमांक पे मिल जाएगी आपको। सामने लिखा हुआ होगा ये संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, अजमानती अपराध है, कितना सज़ा इसमें है और किस मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल है। बहुत इजी है, इसको गौर से अगर आप सुनिएगा तो पता चल जाएगा। अब जमानती और अजमानती, अगर जमानती होगा तो उसके लिए प्रोविजन सीआरपीसी में दिया हुआ है। अजमानती है तो जमानत किस कंडीशन में मिलेगी उसके लिए भी सीआरपीसी में प्रोविजन दिया हुआ है। तो एक बहुत ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोविज़न है। जो भी अभियुक्त है, जो भी एक्यूज्ड है, अगर वो कन्फाइंड है, अगर वो अरेस्ट है, अगर वो अभिरक्षा में है, अगर वो अभिरक्षा पुलिस अभिरक्षा है तो पुलिस को पावर है, उसका सर्किल है। जिसकी अभिरक्षा में होगा, जिसकी कस्टडी में होगा, जो कस्टोडियन होगा उसको फुल पावर होगी। और अगर वो न्यायिक अभिरक्षा में है तो न्यायालय को पावर है।
अब आपको देखना है कि व्यक्ति कहाँ पर है। पुलिस अभिरक्षा में है तो पुलिस को टोटल पावर है। पुलिस की अभिरक्षा में अगर न्यायालय ने भेजा तो न्यायालय को पावर है। अगर पुलिस ने खुद अरेस्ट किया हुआ, उसके पास वो है, अरेस्ट लीगल है, तो उसको पावर है वो आपको जमानत दे सकती है। 436 भी कह रही है, 437 जो जमानत से संबंधित प्रोविज़न है सीआरपीसी में, उसमें यह बताया गया है कि पुलिस वार साधक अधिकारी को भी, जिसने गिरफ्तार किया है या जिसकी अभिरक्षा में आप हैं, उसको भी पावर है कि वो आपको बॉन्ड और जमानत पर छोड़ दे। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जमानती अपराध, कुछ अपराध जमानती जिनको हम जिस सेंस में बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ अजमानती और जमानती में सिर्फ ये अंतर है, थोड़ा अंतर है कि अजमानती जो होते हैं वो थोड़ा गंभीर प्रवृत्ति के, गंभीर ग्रेवियस क्राइम होते हैं, और जो सिंपल क्राइम है, जनरल क्राइम है, छोटे पेटी केस, उसमें जमानती अपराध होते हैं। जमानती अपराध में आपका स्टैट्यूटरी राइट है, धारा 436 के तहत आपको अधिकार होता है कि आप जो है उसमें जमानत दें, और अदालत बाध्य है कि आपको दे, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। अजमानती मामलों में आपका राइट नहीं है, आप ये मर्जी पर एक्स ग्रेसिया, न्यायालय के विवेक पर, न्यायालय की काइंडनेस और रहम पर, उसके दयालुता पर निर्भर है कि रिकॉर्ड पर जैसा भी मटेरियल होगा उसी हिसाब से आपके साथ मुलजिम के साथ पेश आया जाएगा। कोशिश ये रहती है न्यायालयों की, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये डिसाइड किया है, निर्णय दिया, अपने पूर्व निर्णय नज़ीर में बताया है कि जमानत आमतौर पर देना चाहिए, लेकिन सोसाइटी का पस मंज़र जो हालात हाजरा होता है उसके हिसाब से भी कभी कभी टफ निर्णय लेते हैं, और अजमानती मामलों में जमानत देने से आमतौर पर इनकार कर दिया जाता है। कुल मिला जुलाकर आपको ये जानना है कि जमानती अपराध यदि है तो आपको जमानत का राइट है, आप जमानत दीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा, चाहे आप पुलिस अभिरक्षा में हो और चाहे आप न्यायालय की अभिरक्षा में हो, न्यायिक अभिरक्षा में हो। इसी तरह से अजमानती मामलों में अगर पुलिस अभिरक्षा में है तो वो भी, न्यायिक अभिरक्षा में है तो वो भी, आपको जमानत अपने विवेक से देगा। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका राइट नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और केस को, तथ्य और परिस्थिति को, मटेरियल को देखते हुए संबंधित अधिकारी या न्यायालय आपको रिहा कर सकता है, जमानत दे सकता है। ये तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, जमानती और अजमानती अपराध। आगे मैं आपको संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में बताऊंगा, और धीरे धीरे हम लोग पूरे सीआरपीसी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसके बारे में ऐसे ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।